हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत साहू भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग मंडी निरीक्षक के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। तो उसका आज ये इंग्लिश का सेकंड क्लास है और आज हम इसमें एडजेक्टिव का टॉपिक कवर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है एक विशेषण। अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। तो विशेषण क्या की खासियत क्या होती है? विशेषण, है ना। तो विशेषण की खासियत क्या होती है? विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में आने के बाद नाउन या प्रोनाउन जो हमारा होता है उसकी क्वालिटी को बताता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, है ना दोस्तों। तो कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता हो तो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव या फिर विशेषण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे पास ये पहला एग्जांपल है, सोनू इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए सोनू क्या है, हमारा नाउन है ना। और उसके बारे में एक और चीज़ें क्या बता जा रही हैं कि वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक शब्द यूज़ हुआ है इंटेलिजेंट, जो सोनू के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो शब्द हो गया है वो क्या होगा, इस सेंटेंस में एक विशेषण का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है, अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री। सो अमेरिका यहाँ पर एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। ये चीज़ें भी आपको अब हम नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में क्लिक करेंगी तो ज़्यादा आसान रहेगा किसी भी सेंटेंस को समझने में, उनकी गलतियों को निकालने में, है ना। तो ऐसा पढ़ने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, तो अमेरिका यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इज़ अ रिच कंट्री, कंट्री भी एक क्या है, अगर हम देखा जाए तो ये कॉमन नाउन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि कंट्री में हम लोग फिर अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान ऐसा अपन लोग जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक और शब्द यूज हुआ है रिच। रिच मतलब क्या होता है, अमीर, है ना। तो यह पर कहना क्या चाहता है कि अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, मतलब अमेरिका एक बहुत ही अमीर देश है। तो यहाँ पर रिच जो शब्द यूज़ हुआ है वो भी एक हिसाब से अमेरिका के लोगों की क्वालिटी बता रहा है, तो यह भी एक एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। तीसरा एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, और क्योंकि जितना हम लोग समझेंगे चीज़ों को उतना आसान रहेगा हमारे लिए। तो शुगर, शुगर इज़ स्वीट। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा, है ना। शुगर इज़ स्वीट, शुगर मतलब शक्कर, तो शुगर इज़ स्वीट। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कमेंट करके, जब हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी नाउन की और प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये तो नाउन है, आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है ना। हमारे पास बहुत सारे नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है ना। तो ऐसा करके जो नाउन की कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है शुगर, ये मुझे आप बताइएगा, मॉडर्न डेज वाले में भी और ट्रेडिशनल जो पुराने हिसाब से होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर, शक्कर, मीठा होता है, तो मीठा यहाँ पर क्या हो गया, स्वीट एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इससे हमारी क्लैरिटी बनेगी। ही इज़ अ टॉल बॉय। ही मतलब क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए मैंने क्या बताया था, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी चाहिए। तो अभी तक जो 3 सेंटेंस हमने देखे थे, इसमें जो शब्द थे वो नाउन थे, बट यहाँ पर देखिए एक प्रोनाउन हो गया है ना। तो ही एक क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना, और ध्यान रखिएगा, तब आपको सेंटेंस समझने में आसानी होगी। ही इज़ अ टॉल बॉय, टॉल मतलब क्या हो गया, लंबा। तो ये ही जिसके बारे में बात हो रही हो, चाहे वो ही राम हो, श्याम हो, भूपेंद्र हो, है ना, गौरव सर हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की बात हो, तो वो ही कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन है ना, क्योंकि ये है ना। तो टॉल बॉय, टॉल मतलब लंबा लड़का है ना दोस्तों। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बताना चाहूँ तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिफाई करते हैं, मतलब उनकी किसी भी विशेषता को बताते हैं। और एक और शब्द बोलना चाहिए उसके लिए, क्या बोलना चाहिए, एडजेक्टिव किसी भी चीज़, किसी भी नाउन या प्रोनाउन में सुंदरता लाते हैं, सुंदरता लाते हैं। जैसा कि आप सभी ने विशेषण के बारे में पढ़ा होगा, जब हिंदी में पढ़ते हैं तो अपन, कि कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की सुंदरता बताता हो या फिर सुंदरता बढ़ाता हो, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। तो ये एडजेक्टिव का जो बेसिक है वो ये होता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास, है ना। तो वैसा ही जैसा हमारे पास प्रोनाउन होता है ना, जैसा हमारे पास नाउन होता है, वैसे ही कुछ सिमिलर्स यहाँ भी हैं। कुछ चीज़ें नाउन पे डिपेंड कर रही हैं, कुछ चीज़ें प्रोनाउन पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि एडजेक्टिव बता ही नाउन और प्रोनाउन के बारे में रहा है ना।
तो हमारा पहला जो होता है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। अब देखिए यहाँ पर सीधा शब्द है, अगर हिंदी में समझना चाहें तो अब देखते गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का वो गुण बताएगा, किसी भी उसकी क्वालिटी बताएगा, है ना। तो क्वालिटी शब्द याद रखिएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा, जो भी शब्द, जो भी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा उसको हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा उसी में और एक कड़ी में है हमारा क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। इसका क्या देखिए, परिमाणवाचक। आप परिमाण से ही समझ जाएंगे कि किसी चीज़ को हम मापना चाह रहे हैं, है ना, मापना चाह रहे हैं। तो जब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, है ना, पहला शब्द क्या था क्वालिटी, दूसरा शब्द क्या है क्वांटिटी। क्वालिटी में हम लोग किसी भी उसकी विशेषता को बता रहे हैं, है ना, क्या बोलना चाहिए, गुण को बता रहे हैं। दूसरे में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, उसके माप के बारे में बता रहे हैं, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा दिखता है ना, उसके बारे में बताया जाएगा। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण का जब हम लोग को बताएंगे आपको, तो आपको एग्जांपल दिया करूंगा मैं, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर्स मतलब 1 से होकर 100 तक भी हो सकता है ना। और इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ तो कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं, जैसे कि हम बोलना चाहें ऑल तो पूरा बोल देते हैं ना, जैसे कि ऑल क्लास आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ऑल मतलब क्या, सभी, है ना, सभी के सभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अब मैं सभी के लिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि क्लास में 80 बच्चे हैं तो 80 बच्चों का नाम लेके तो नहीं बोलूँगा कि हाँ राम भी, सोहन भी, मन्नू भी, है ना। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑल। तो ये भी एक हिसाब से एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, संकेतवाचक विशेषण। मतलब हम किसी भी ऐसे शब्द जो हमको किसी के इंगित कर रहा हो या फिर उसकी तरफ कुछ दिखा रहा हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब ही होता है कुछ दिखाना, किसी की तरफ इशारा करना, है ना। पांचवा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको देखिए संबंधवाचक विशेषण, है ना। लेकिन इसको मैं आपको और शब्दों में बताऊं तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कुछ भी नाउन हो चाहे प्रोनाउन के बारे में बता रहे हों, जो आपके पास हो या फिर जिसमें आपका अधिकार हो, ऐसे शब्दों को बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। मतलब जो शब्द, जैसे कि माई एक शब्द होता है ना। अब मैं बोलूँ दिस इज़ माई पेन, तो माई यहाँ पर क्या है, मैं बता रहा हूँ कि यह मेरा पेन है, मतलब मैं उसमें अपना अधिकार दिखा रहा हूँ, है ना। तो वो क्या होगा, एक हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि मेरे पास वो है, मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास है, इसमें मेरा अधिकार है ना। तो ये हमारा एक संबंधवाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। छठवा होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव शब्द जहाँ भी आ जाए आपको समझ लेना है कि वह किसी भी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एक प्रश्नवाचक विशेषण वह होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और इसके एग्जांपल क्या होंगे, फिर से वही इंटरोगेटिव, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आप 5W याद रख लीजिए, है ना। 5Ws क्या क्या हैं, व्हाट, विच, हु, वेयर, व्हेन, है ना। ऐसे तो हाउ भी आता है, तो आप याद रखिएगा 5W रखने से क्या होता है, आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक W है, तो ऐसा आप कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। तो जिस भी सेंटेंस में अगर इन पांचों चीज़ों का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और विच, है ना, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, तो वो एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। एक और इसमें कैटेगरी में आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप लोग सब जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, है ना। राम, श्याम, अमेरिका, है ना, न्यूज़पेपर का नाम। तो ये जिससे किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात हो रही है ना, तो उसका बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, है ना। तो ऐसे ही जब कोई एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बताएगा, किसी भी प्रॉपर नाउन के बारे में बताएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, जैसे कि राम इज़ एन इंडियन सिटीजन, है ना। अब देखिए यहाँ पर राम क्या था, एक प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन है ना। अब उसमें बोला है वो इंडियन का सिटीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिटीजन तो ठीक है, लेकिन इससे पहले एक शब्द आ रहा है इंडियन। तो इंडियन भी तो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, वो किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है, जो एक प्रोनाउन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे शब्द जो किसी
ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी भी प्रॉपर नाउन की विशेषता को बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे एक और है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एम्फेसाइजिंग मतलब एडजेक्टिव मतलब ऐसे शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं जोरदार सूचक होते हैं किसी भी चीज़ों के, है ना। सूचक तो मतलब सूचक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बता रहा हो, किसी भी तरह को बहुत ज़्यादा जोर दे के बोल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जोरदार सूचक। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पर आता है, हम लोग जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आता है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़, है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ऐसे शब्द, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी वस्तु के क्वालिटी या फिर उसके स्टेट को बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम लोग एक और बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना, डिटेल से बताना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसको हम डिटेल से बता रहे हैं, इसलिए उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही बोला जाता है। तो अगर आपको कहीं पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जगह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पढ़ा हुआ मिले तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो दोनों एक ही मतलब होते हैं, है ना। तो अब इसमें देखिए आपका एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो ओल्ड, न्यू, इंटेलिजेंट, सिक, गुड, शॉर्ट, फैट, बैड, स्वीट, रेड, ब्यूटीफुल, ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव क्वालिटीज़ के एग्जांपल हैं। ऐसे बहुत से हो सकते हैं, बहुत से, है ना। जैसे कि जब यहाँ पर रेड आ गया है तो ग्रीन भी आएगा, है ना। जब यहाँ पर बैड आ गया है तो गुड भी आएगा, है ना। स्वीट आ गया है तो सोर भी आएगा। सोर मतलब कड़वा, है ना। एक होता है बिटर, बिटर मतलब खट्टा। ये सारे भी एडजेक्टिव की कैटेगरीज में आ सकते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूँ करेला कड़वा होता है तो करेला मतलब बिटर गार्ड, बिटर गार्ड इज सोर, सोर मतलब वो कड़वा होता है ना। तो ऐसा मैं बोल सकते हैं उसको, है ना। तो जैसा कि हम लोग इसका एग्जांपल समझना चाहें तो द कार इज़ ओल्ड। अब देखिए किसी एक कार के बारे में बात कर रहा है, वो क्या है? पुराना है। तो पुराना है तो क्या है? वो उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है ना। तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, सेकंड देख लीजिए द बॉय इज़ ब्रेव। फिर से ब्रेव आ गया, है ना। ब्रेव, अच्छा चलिए बताइए मुझे ब्रेव कौन सा नाउन होता है? कौन सी कैटेगरी में आता है ब्रेव? मैंने आपको कल बताया हुआ था, है ना। नाउन क्या है? एक फीलिंग है, फीलिंग है ना। फीलिंग है या फिर बोलना चाहिए एक आइडिया है। तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि ब्रेव क्या है ना, कौन सा प्रकार का नाउन है। ठीक है, तो ब्रेव मतलब क्या है? हिम्मत वाला है, मतलब जो लड़का है वो बहुत ही हिम्मती है या फिर हिम्मत वाला है। ठीक है, तो ये उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का काम कर रहा है। सी इज़ ब्यूटीफुल मतलब ये वह बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल शब्द आया है जिसका मतलब होता है खूबसूरत या फिर सुंदर, है ना, वो इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, सी के बारे में। अब सी कौन हो सकता है? अब मुझे बताइए यहाँ पर सी क्या है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पर देखे थे जैसे कार, देखिए कार यहाँ पर क्या है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो कार क्या आएगा? कार एक कॉमन नाउन में आएगा। क्यों कॉमन नाउन में आएगा? क्योंकि कार के अंदर तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। टाटा की कार हो सकती है, ठीक है, टाटा की कार हो सकती है, हुंडई की कार हो सकती है ना, टेस्ला की कार हो सकती है। तो कार इन सब की कैटेगरीज को कॉमन कर ले रहा है, इसलिए इसको कॉमन नाउन में आ गया और कॉमन नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, सी यहाँ पर एक प्रोनाउन है जिसके बारे में हम लोग क्या बता रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, दूसरा देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे हमने पहले बताया था परिमाणवाचक, तो हम लोग किसी भी चीज़ की आप क्वांटिटी की बात करेंगे, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द किसी भी वस्तु की मात्रा का पता लगवाता हो तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सम मतलब कुछ में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को। मच मतलब बहुत, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, ऑल मतलब सभी, इनफ मतलब पूरा, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, जो बोलते हैं ना अपन एक पर्याप्त शब्द होता है ना, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, तो सफिशिएंट। अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारा। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझे तो क्या होगा, ही हैज़ सफिशिएंट मनी। अब ही कौन है? ही एक प्रोनाउन है। अब ही कौन हो सकता है? जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें तो हम लोग यहाँ पर अंबानी को ले लेते हैं। ठीक है, तो अंबानी हैज़ सफिशिएंट मनी। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि वो दिन भर कुछ नहीं करेगा तो भी उसका पैसा डबल होते रहेगा, है ना। अब उसके बाद देखिए मोहन एट ऑल द ब्रेड। अब देखिए मोहन एक क्या है हमारा
प्रॉपर नाउन है। उसने क्या कर लिया है, खा लिया है। किसको खा लिया है, ब्रेड को खा लिया, लेकिन उसने सारे ब्रेड को खा लिया है, मतलब ऑल मतलब सभी ब्रेड को खा लिया है। तो हम लोग ये कहाँ क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। हम ये तो नहीं बोल रहे हैं उसने 3 ब्रेड खाए हैं या 4 ब्रेड खाए हैं या 5 ब्रेड खाए हैं, हमने बताया सारे ब्रेड खा लिए हैं। तो ये क्या बताएगा, उसके क्वांटिटी को बताएगा। ठीक है, आई हैव इनफ टाइम। जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको वीडियो कैसे बना के दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम है ना। मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ समय और है ना। तो आई हैव इनफ टाइम, इनफ टाइम मतलब इनफ टाइम मतलब होता है पर्याप्त समय। ये भी एक पर्याप्त सफिशिएंट का ही पर्यायवाची की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बता रहे हैं, उसके क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो अब तीसरा यहाँ पर देखिए आप लोग, चौथा शब्द जो है ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब वो समझना क्या है कि देखिए, वैसे तो ऑल, नो, सम ये शब्द होते हैं ना, जिनका प्रयोग संख्या को बोध कराने के लिए किया जाता है ना। लेकिन जब हम लोग इसको किसी पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करने के लिए करते हैं, तो उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, अगर कहीं पर पढ़ें और आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसको बोला जाता है, अगर ऑप्शन दे दिया जाए, है ना, ऑल, सम, या फिर जैसे कि अब यहाँ पर देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑल, इंटेलिजेंट, गुड और बैड, मैं ऑप्शन दे दिया और मैं उसमें बोलूँ आपको कि मुझे एडजेक्टिव ऑफ नंबर छांट के दिखाइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सी बताएगी, वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो गए, नाउन हो गए। अब कौन से नाउन हो गए, कॉमन नाउन हो गए, है ना। अब आर प्रेजेंट मतलब उपस्थित हैं, लेकिन ऑल उससे पहले यूज़ हुआ है। यूजुअली क्या होता है, आप देखिए, ही, आई, मोहन, इसके बाद जो शब्द आए थे उनको हम लोग बोल रहे थे कि वह एडजेक्टिव है। बट यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सभी जो हैं, मतलब ऑल जो है किसी नाउन के पहले आया है, तो ऐसे केस में उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, इन नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा, है ना। मतलब जहाँ भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा, है ना। इनके बाद केवल मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आएगा, ये भी सही बात है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बताया था, जैसे कि हमने पिछले बार में बात की, ऑल के बारे में हमने बात की थी, है ना। तो यहाँ पर भी क्योंकि वो पर्टिकुलर पूरे मैन के बारे में बता रहा था, तो हमें ये चीज़ समझनी जरूरी, बहुत ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का क्रम या फिर उसकी संख्या का पता चलता है ना। इसको हम लोग एक और शब्द में बोलते हैं, कहीं कहीं बुक पुस्तकों में आपको मिलेगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल मतलब भी क्या होता है, नंबर होता है, जिसको हम लोग लैटिन में न्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या क्या हो सकते हैं, नो भी एक नंबर को दर्शाता है, ऑल भी, टू, फ्यू, एनी, फर्स्ट। जैसे कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, अपने रैंक के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड है, सोहन अपने क्लास में सेकंड आया है, तो अपनी रैंक के बारे में बता रहा है, दौड़ में सेकंड आया है। ठीक है, मैनी मतलब बहुत सारा, सेवरल मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, बहुत सारी। तो एग्जाम्पल के तौर समझ सकते हैं इसको, ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल मैन आर मोर्टल मतलब सभी लोग नश्वर हैं। नश्वर मतलब, मोर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर मतलब सबके सब मरेंगे, कोई नहीं जीतने वाला है, अनंत काल तक कोई नहीं जीता है। तो ये सबके लिए सही है, क्योंकि सारे के सारे मरेंगे, सारे मैंस आर मोर्टल। द हॉर्स हैज़ 1 टेल एंड 2 आइज। इसका मतलब क्या हुआ, एक घोड़ा जो एक नाउन है ना। अब ये हॉर्स नाउन है, कौन सा नाउन है मुझे बताइएगा आप कमेंट में लिख के। ठीक है, 1 टेल एंड 2 आइज, है ना। 1 टेल मतलब एक पूंछ है उसकी, है ना, एक पूंछ है उसकी और 2 उसकी आँखें हैं, है ना। तो ये हम क्या बता रहे हैं, एक नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, 1 और 2, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होगा। अब देखो हम लोग इसको 2-3 चीज़ों में और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम लोग 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डेफिनेट होता है कि इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब क्या होता है, डेफिनेट मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अब भाई 1 तो 1 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, 100 तो 100 ही रहेगा, वो कभी चेंज तो नहीं हो जाएगा, जिसको हम लोग गिन भी सकते हैं। तो उन सारे एडजेक्टिव्स को हम लोग डेफिनेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। तो डेफिनेट एडजेक्टिव्स के जैसे एग्जांपल देना चाहूँ, 1, 2, 3, 50, है ना। तो इसका मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ, तो उसका मतलब यह है कि
देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन टूडेज क्लास, मतलब आज सिर्फ 2 ही लोग प्रेजेंट थे। तो मैं क्या बताया, डेफिनेट बता दिया हूँ कि हाँ भाई आज 2 ही लोग क्लास में उपस्थित थे। ठीक है। अब तीसरा देखिए इसका मतलब उसी का दूसरा पार्ट होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब हम लोग बताते तो ज़रूर हैं, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है और कितने लोग हैं हम लोग ये नहीं जान सकते हैं उस सेंटेंस से। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ, है ना। तो उसका मतलब होता है जैसे कि वन शुड कीप, जैसे कि यहाँ पर हमने मैनी के बारे में कहा है। ठीक है। तो मैनी के बारे में हम लोग जब बोलें तो जैसे लिख सकते हैं मैनी ऑफ देम वर पनिश्ड, मैनी ऑफ देम वर पनिश्ड। पनिश्ड मतलब सज़ा मिली हुई है। मैनी, अब मैनी कितने लोगों की बात कर रहा है ये हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो कुछ लोगों को सज़ा मिली है, तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि वो हम लोग किसी इनडेफिनेट नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और इसमें सेंटेंस हम लोग को बताना चाहूँ मैं, एनी ऑफ यू कैन प्ले। एनी, है ना। एनी मतलब अब मैं एनी तो बोल दिया हूँ, अब कितने हैं वहाँ पर, 4 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं, ये अपन कहाँ से नहीं समझ सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट नंबर्स। एनी ऑफ यू कैन प्ले मतलब आप में से कोई भी खेल सकता है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जैसे आपको बताया था वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करेगा या फिर इंगित करेगा, तो वैसे एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके ज़्यादा बड़े एग्जांपल्स नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं दीज, दैट, दिस, दोस, सच, है ना। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल समझें, दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट। ठीक है। दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट। तो दिस मतलब किसकी बात हो रही है, मान लो बात यहाँ पर राम की बात हो रही है, तो राम को हम लोग यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देख रहे हैं कि दिस यूज़ किया गया है। तो दिस द विल स्टैंड फर्स्ट मतलब कि यह लड़का पहले नंबर पर खड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर से आपको समझाना चाहें, है ना, तो यह भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा क्योंकि वो दिस के बारे में बात कर रहा है। सच मैन आर नॉट फेथफुल। अब सच मतलब किसी के बारे में दिखा रहा है वो, लेकिन कौन से सच पीपल्स मतलब कुछ आदमी फेथफुल नहीं होते हैं, मतलब जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है ना, उनको बोलते हैं नॉट फेथफुल। ठीक है। तो जैसे किसी ने हमको धोखा दिया है तो हम उस भरोसा दोबारा नहीं करेंगे, तो वैसे लोग क्या होंगे, नॉट फेथफुल होंगे, है ना, अनफेथफुल होंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ समझाना चाहूँगा, है ना। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। हम लोग इसी दिस को 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताना चाहूँ, दिस इज़ अ बॉय। तो यहाँ पर देखिए हम एक लड़के के बारे में बता रहे हैं, लेकिन किस लड़के के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में हम कोई क्वालिटी नहीं बता रहे हैं। तो जब कहीं पर भी क्वालिटी नहीं बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ यह बता रहे हैं ना भाई, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्वालिटी तो नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ अ बॉय में जो दिस यूज़ हुआ है वह एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। अब इसके दूसरे सेंटेंस में देखिए, दिस बॉय इज़ क्लेवर। दिस बॉय इज़ क्लेवर में वो लड़का, 2 लड़का है ना, उसके हम लोग चतुराई के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसके एक विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह एक आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, कहाँ पर कौन सा शब्द, क्योंकि दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव ही है ना, एडजेक्टिव दिस दैट, है ना, लेकिन कहाँ पर वो प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है और कहाँ पर वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सेंटेंस का मतलब समझ जाएंगे। अगर वो क्वालिटी नहीं बता रहा है तो वो प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, अगर क्वालिटी बता दे रहा है तो वह एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे हम लोग इसी में बोलें दैट इज़ अ बुक। दैट इज़ अ बुक, अब दैट इज़ अ बुक मतलब वह एक पुस्तक है, लेकिन वह पुस्तक के बारे में बता रहा है, उसके बारे में कुछ विशेषता तो नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो दिस है वो क्या हुआ है, प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। अब उसी के बारे में हम अगला सेंटेंस पढ़े हैं, दैट बुक इज़ यूज़फुल मतलब वह बहुत ही कामगार बुक है। तो हम लोग अब उसकी विशेषता बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो दैट यूज़ हुआ है वह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग इसको याद करके थोड़ा समझ के लिखिएगा, है ना। अब देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना, वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन या फिर जब्स के सामने आएगा, वो उसके बारे में बताएगा कि उसमें आपका स्वामित्व है कि नहीं, उसमें आपका अधिकार है कि नहीं, है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूँ, माई, आवर, है ना।
माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या हो गए, मेरी कहीं ना कहीं पर ये अधिकार बताते हैं या फिर उनका स्वामित्व बताते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज़ माई विलेज, है ना। अब दिस इज़ माई विलेज में पूरा का पूरा गांव के बारे में बात कर रहा हूँ कि यह मेरा गांव है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इस माई को हटा के यहाँ पर आवर रख लें तो भी सही है। दिस इज़ आवर विलेज, सही बात है भाई, ये हमारा ही गांव है। दिस इज़ योर विलेज, ये भी सही है क्योंकि ये आपका गांव है। दिस इज़ हिज विलेज, ये भी सही है। दिस इज़ हिज हर विलेज, दिस इज़ देयर विलेज, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द हुए हैं, है ना, ये सारे के सारे इस गांव के बारे में किसी न किसी तरह से अधिकार या फिर उनका स्वामित्व बता रहे हैं या फिर वो पजेस करते हैं, वो चीज़ बता रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि हम लोग इसका दूसरे तरीके से देखना चाहें, यूअर सन इज़ इंटेलिजेंट, है ना, यूअर सन इज़ इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या है कि आपका बेटा, वो किसी और का बेटा तो है नहीं, पड़ोसी का बेटा तो है नहीं, तो वो क्या हो गया, आपका बेटा बहुत ही समझदार है या फिर बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर योर के बारे में जो बात हो रही है वो उसके पॉजेसिवनेस के बारे में बता रही है, मतलब उसके अधिकार के बारे में बता रही है। ठीक है, जब किसी भी अधिकार के बारे में बात होगी तो हम लोग उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। चलिए अब आगे अपन देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में, है ना। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में जब देखते हैं तो उसमें क्या समझ में आया था, तो पहले ही मैंने बताया था कि आपको 5W याद रखने हैं, है ना। उसमें एक हाउ भी ऐड कर लीजिएगा अब याद से, है ना। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, है ना, ये आप याद कर लिएगा। जब भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की बात हो या फिर जब भी यहाँ इंटरोगेटिव शब्द आप कहीं पर देख लीजिए तो समझ जाइएगा ये किसी न किसी तरह से प्रश्न के बारे में, पूछे जाने के बारे में बात करेगा। तो ठीक है, अब जैसे कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके एग्जांपल भाई व्हाट, विच, हुम, वेयर, हाउ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, उससे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ आर यू, है ना। अब देखिए हुज पेन इज दिस, मतलब कि यह किसका पेन है, तो यहाँ पर हुज जो यूज़ हुआ है वो एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसी भी इंटरोगेटिव शब्द या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी यह पूछ देता है। तो जब भी अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसमें याद रखिए क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। कभी कभी ये एरर डिटेक्शन में भी पूछ लेता है, गलती जो अपन बोलते हैं ना, गलती बताइए, उसमें भी ये पूछ देता है। ठीक है, अब उसका एक और है व्हाट कलर डू यू लाइक, है ना। व्हाट कलर डू यू लाइक, इसका मतलब क्या है, व्हाट, कौन सा कलर तुमको पसंद है ना। तो यह भी एक क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ दे रहा है ना। और अगर आपको और इसका मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो मैं आपको बोलूँगा व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, मतलब कौन सी भाषा आप बोलते हैं, तो हम क्या भाषा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर व्हाट एक आ चुका है ना। छत्तीसगढ़ी में से बोली है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बोलचाल की भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अब इसमें एक और अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे कि मैं समझो वेयर, तो वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये भी एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन के बारे में बताएगा, वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था राम इज़ एन इंडियन सिटीजन, तो राम एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इंडियन क्या है उसके बारे में बता रहा है कि वह इंडिया का है, भाई रसिया का तो है नहीं, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ऐसा एक और शब्द है ही इज़ अ रशियन लीडर, ही इज़ अ रशियन लीडर मतलब वह एक रसिया का लीडर है ना, वहाँ का नेता है या लीडर हो, है ना। अब जैसे कि और मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि क्या बताऊँ, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेट प्लेयर, मतलब मैं बता रहा हूँ कि सचिन कौन से प्लेयर हैं, क्रिकेट के हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्रिकेट जो होगा वो भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन के बारे में जब बात होगी, मतलब जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बात होगी तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ भी प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। तो हमेशा प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पर इंडियन और रशियन को मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के बीच में भी हमने उसको कैपिटल लेटर्स में लिख कर रखा हुआ है। तो आप चीज़ ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ होगा
है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन दोनों के दोनों हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब उसमें होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आकर नाउन पर बल दें, मतलब कि उसमें एकदम जोर लगा दें, इसलिए हम लोग बोलते हैं एम्फेसाइजिंग मतलब होता है जोर लगाना ही, है ना। तो जोर लगा दे उसको बोला जाता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो उसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसमें कोई भी कई तरीके से चीज़ें आ जाती हैं, है ना, वो आपके समझने पे है। जैसे आप सेंटेंस समझ जाएंगे आपको वो समझना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस समझाता हूँ यहाँ पर, दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड। वेरी यहाँ पर देखिए, है ना, वेरी मतलब तो वैसे तो बहुत सारा होता है ना, लेकिन वेरी यहाँ पर पर्टिकुलर क्या करने के लिए यूज़ हुआ है, बुक के बारे में बता रहा है, मतलब बुक पे जोर दे रहा है कि दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड, मतलब ये वही पुस्तक है जिसको मैं चाहता था, है ना। जैसे कि मैं आपको इस क्लास के बारे में बताना चाहूँ तो आप लोग को क्या बोलना चाहिए, दिस इज़ द वेरी वीडियो सीरीज वी वांटेड, मतलब कि हमें ऐसा ही वीडियो सीरीज चाहिए था जो मंडे निरीक्षक की तैयारी करवा सके, ठीक है। तो आप यहाँ पर वेरी को समझिए, यहाँ पर ये जोर दे रहा है, मतलब इम्फेसाइज कर दे रहा है किसी भी नाउन को, बुक को वो एम्फेसाइज कर दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने अब एक और शब्द ऐड कर रखा है यहाँ पर, ही सॉ द थीफ विथ हिज ओन आइज, मतलब कि उसने चोर को देखा है। कहाँ से देखा है, अपनी ही आंखों से देखा है। मतलब अगर कल चोरी हो गई है तो वो बता सकती है कि भाई उस चोर को मैंने देखा है तो मैं उसको पहचान सकती हूँ, है ना। तो ही सॉ द थीफ विथ हिज ओन आइज, ओन मतलब क्या, खुद की आंखों से। तो यहाँ पर आइज क्या है, नाउन है, उसको जोर दे के बता रहा है, उस पर एकदम जोर दे रहा है कि मैंने खुद की आंखों से देखा है ना। और जैसा एक और एग्जांपल देना चाहूँ मैं तो क्या दे सकते हैं, दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग। तो यहाँ पर जो सेम यूज हुआ है ना, सेम प्रॉब्लम, जैसे मान लो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में बहुत लोगों की समस्या है, तो जब आप 5 लोग एक साथ मिलकर बातें करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, दिस इज द सेम सब्जेक्ट विच आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, सेम जहाँ पर जोर दिया जा रहा है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है ना। अब आपको ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में एक और एडजेक्टिव के बारे में बात किया जाता है ना, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी किसी बुक में बात किया जाता है। वैसे ही वो जो मेजर कैटेगरीज एडजेक्टिव की उसी में कहीं ना कहीं पर यूज़ हो जाता है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाएंगे तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि वो एकदम नई चीज़ आपके लिए नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूँ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इनको हम एडजेक्टिव की तरह ही यूज कर सकते हैं। ईच, है ना, आइदर, है ना, नाइदर, ये सारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिक्शनरी। अब देखिए मैंने इससे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आपको बताया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज़ में आपको बताया था कि कैसे हम लोग ऑल के यूज़ करते हैं। ऑल मतलब सभी। अब मैंने आपको यहाँ शब्द चेंज करके बता दिया, ईच। ईच मतलब सभी बच्चों के पास डिक्शनरी है, मतलब सभी बच्चों के पास डिक्शनरी है। तो ईच के बारे में मैंने सभी के बारे में बता दिया। ऑल में भी हम सभी के बारे में बता सकते हैं, ऑल स्टूडेंट हैज़ डिक्शनरी, ये भी हो सकता है ना। तो ये आप ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग वोकेबलरी देख लेते हैं आज के लिए, है ना। वोकेबलरी देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे 3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, 3 चीज़ें आराम से कवर हो जाती है इससे। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक इससे कवर हो जाएगी। एंटोनिम सिनोनिम्स तो कवर होते ही हैं इससे, है ना। तो ये आपको बहुत मदद करने वाली है, और इससे ही 1 वर्ड सेंटेंस भी बन सकते हैं, है ना। 1 वर्ड, जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस दिया, उसके बारे में एक शब्द बताओ, तो वो आपको वहाँ से ही पता चल सकता है ना। तो आज का पहला शब्द है रिजुविनेट। तो रिजुविनेट मतलब होता है टू रेंडर यंग अगेन, मतलब उसको एकदम नया बना देना, है ना, उसको फिर से चमका देना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं रिनोवेशन कर रहा हूँ, है ना। तो रिनोवेशन मतलब क्या होता है, हम लोग फिर से बना रहे हैं। तो ये जो रिजोनोवेट है उसी की तरह वो सिमिलर वर्ड है ना, जो किसी भी चीज़ को फिर से नया बना देता है या फिर उसको जवान कर देता है, अगर सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो, है ना। इसका अब एंटोनिम्स क्या होगा कि वर्सन कर देना। वर्सन मतलब और ख़राब कर देना, कि हमने उसको और ख़राब कर दिया। भाई जैसे ही पहले ही मान लो घर में पुताई नहीं हुई थी, है ना, और आपने 5 दिन से झाड़ू नहीं लगाया है और पूरे दीवार में आपने थूक लग दिया है, तो वो क्या हो गया, आपने और गंदा कर दिया। तो आपने रिजनोवेट नहीं किया है,
अगर आप उसी को साफ कर देते, मस्त स्टिकर लगा देते, तो क्या होता, रिजुनोवेट हो जाता। ठीक है। और डिप्लीट मतलब भी होता है कम करना, है ना। डिप्लीट मतलब होता है कम कर देना। तो मैंने किसी अच्छी चीज़ को और कम कर दिया, फिर गंदा कर दिया, तो कम मतलब भी उसका एक एंटोनिम में ही आ जाएगा। सिनोनिम्स, रिन्यू मतलब भाई हम जैसे रिचार्ज प्लान कराते हैं तो रिन्यू करवा लेते हैं उसको, है ना। तो रिन्यू करवा लिया, पेंट लगा लिया तो नया हो गया घर। रिवाइव मतलब फिर से जिंदा करना, रिवाइव मतलब होता है फिर से जिंदा करना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रिजनरेट का कैसे ये सिमिलर होते हैं, है ना। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, किसी भी शब्द को जब देखते हैं तो वो किस तरह यूज़ होता है वो जरूर देखिएगा। तो ये क्या होता है, एक वर्ब की तरह यूज़ होता है। वर्ब मतलब क्रिया की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। अब एक शब्द होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर, एकदम मतलब आपको एकदम स्पष्ट हो गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, एकदम इफेक्टिव है, वो एकदम कारगर है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेट। और ये भी क्या होता है, एक वर्ब की तरह ही यूज़ होता है। इसके सिनोनिम्स में देखिए फिर से वही, इफेक्टिव मतलब एकदम स्पष्ट है भैया, एकदम क्लियर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकुलेट मतलब एकदम क्लियर है ना। इसको भी हम लोग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। परसुएसिव मतलब भी क्या होता है, वैसे परसुएसिव मतलब होता है तो किसी भी चीज़ को मना लेना, लेकिन आदमी कभी मानेगा कब, जब वो एकदम स्पष्ट उसमें क्लियरिटी होगी कि हाँ भैया ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तभी वो मानेगा। तो ये परसुएसिव भी कहीं कहीं पर आप सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पैसेज में पूछे जाते हैं, तब आपको वो सेंटेंस समझना पड़ता है, तब वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसका एंटोनिम देखना चाहे तो हेसिटेंट। हेसिटेंट मतलब घबराना, वो घबरा रहा है मतलब उसको डाउट है, तभी तो घबरा रहा है वो, है ना, मतलब झिझक रहा है वो, है ना। तो वो होता है हेसिटेंट। अनसर्टेन मतलब वही, जैसे यहाँ पर स्पष्ट हो गया है लेकिन यहाँ पर अस्पष्ट है, मतलब उसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना, उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सही है कि गलत है, तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको बोला हूँ, हमेशा ये जो शब्द हैं इनको वर्ब मतलब उनके किस तरह यूज़ किया जाता है उसमें देखिएगा, और इसके आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम एक एक एंटोनिम और एक सिनोनिम्स और लिखिएगा, है ना, ताकि आपसे इसके प्रैक्टिस हो सके, आपको लगे कि आपने पढ़ाई रियल तरीके से की हुई है ना। क्योंकि आप जो पढ़ेंगे याद आपको सिर्फ वही रहेगा। ठीक है। एक और है कन्फाइन। कन्फाइन मतलब भी हम लोग उसको वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। कन्फाइन मतलब होता है किसी चीज़ को सीमित कर देना, किसी चीज़ को कैद कर लेना, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइन, मतलब कि उसको बंद करके रखा गया है या फिर उसको सीमित कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। ठीक है। तो सिनोनिम्स उसके क्या हो जाएंगे, इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब जैसे प्रिजन से समझ रहा है, जेल में रखा गया है उनको, मतलब कि उनको कैद करके रखा हुआ है। इनक्लोज, क्लोज मतलब क्या होता है, बंद कर देना। तो हम किसी चीज़ को बंद कर देंगे, जैसे डब्बा है, डब्बे के अंदर मोबाइल को बंद कर देंगे तो वो क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे। किसी चिड़िया है, चिड़िया को हम लोग पिंजरे में रख देते हैं तो क्या करते हैं, उसको इम्प्रिजन कर देते हैं। या फिर कोई चोर है उसको भी हम प्रिजन कर देते हैं, मतलब उसकी सीमाएँ तय कर देते हैं कि भैया तुझे चोरी करनी है तो इस 4 दीवारी के अंदर ही कर। समझ रहे हैं बात मेरी। तो वो उस टाइप से होता है ना। एंटोनिम्स उसके क्या हो जाएंगे, फ्री। फ्री मतलब एकदम फ्रीडम हो जाएगी, उसको फ्री आज़ाद छोड़ दिया, हम उसको सीमित नहीं रखेंगे। लिबरेट। अब देखिए लिबरेट मतलब तो ऐसे होता है पढ़ाई करना, मतलब कोई बंदा कितना शिक्षित है, कितना समझदार है, ये होता है लिबरेट का मतलब। लेकिन लिबरेट हम लोग इसको सिनोनिम्स की तरह इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब तक वो आदमी जानेगा नहीं, है ना, तब तक वो आज़ाद होगा नहीं। तो इसलिए इस तरह से कभी कभी शब्दों को आपको घुमा फिरा के भी देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करिएगा बिल्कुल। और जैसा मैं बोला हूँ, एक एक दो आप लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में करिएगा, देखते हैं कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे समझ में आएगा अपन को, है ना। फरवर। फरवर होता है मतलब बहुत ही जोश, बहुत ज़्यादा जोश, जो बोलते हैं ना कि एकदम मर मिटने वाला जोश, कुछ भी कर देने वाला जोश, उसको बोलते हैं फरवर। एकदम जोशीला, इंटेंस एंड हीटेड इमोशन, मतलब कि बहुत तेज और बहुत जोशीला, मतलब बहुत हीटेड नहीं बोलते हैं कि उसका दिमाग गर्म हो गया था, मतलब वो बहुत ही गुस्से में था। वैसे ही हम लोग बोलेंगे अगर वो उसका बहुत ही पैशनेट है किसी चीज़ के लिए तो वो बहुत ही तेज़ी से वो उठेगा। जैसे किसी को जिम जाना है तो वो उठ के जिम जाएगा ही, किसी को पढ़ाई करना है तो किसी उठ के पढ़ाई करेगा ही, चाहे सुबह 4 बजे की क्लास हो चाहे शाम की 7 बजे की क्लास हो। ठीक है दोस्तों। तो उसको बोलते हैं फरवर, मतलब ऐसा जोश। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, जील और पैसन। जील मतलब भी वही होता है कि कितना जोश है आपके अंदर, एकदम मतलब पैशनेट होना चाहिए उसके प्रति। पैसन मतलब तो आप सब जानते ही हैं, है ना। आई एम पैशनेट अबाउट स्टडिंग, है ना, तो वो आई एम पैशनेट अबाउट वॉचिंग मूवीज़, तो ये सब आप समझ सकते हैं उससे। ठीक है। एंटोनिम्स उसके क्या हो जाएंगे, लेजी, मैं एकदम आलसी हूँ, मुझे करना ही नहीं है ना, मुझे अंदर कोई जोश ही नहीं है ना। इम्पैसिव मतलब वो एकदम सुस्त है, एकदम निठल्ला बैठा हुआ है, उसके अंदर कोई जोश ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं इम्पैसिव। ठीक है। हमारा शब्द एक और है आखिरी वाला,
इनकॉन्ग्यूरस। इनकॉन्ग्यूरस में हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, है ना। एडजेक्टिव मतलब जो हम पढ़ ही रहे हैं अभी, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो वो क्या होता है, इनकॉन्ग्यूरस। इनकॉन्ग्यूरस मतलब होता है मिलना, है ना। तो इन लग गया आगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, नॉट सिमिलर होगा या फिर नॉट मैचिंग होगा, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ ये एक स्क्वायर है और ये सर्कल है, अब मैं दोनों को जोड़ना चाहूँ तो ये कभी जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहे ना भाई। अगर इसी की जगह दो स्क्वायर होते तो जुड़ जाते ऐसे, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, ये चीज़ें इनकॉन्ग्यूरस है और ये आई एन हटा देंगे तो कॉन्ग्यूरस होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मतलब सिनोनिम देख लीजिए, अनसुटेबल और कंट्ररी, है ना। मतलब कि अनसुटेबल है मतलब सुटेबल है ही नहीं उसके लिए। कॉन्ट्ररी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के विपरीत, है ना। तो यहाँ पर देखिए सर्कल और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। तो वो इनकॉन्ग्रुएंस है, मतलब वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। एंटोनिम्स में वही आ जाएंगे आपके सुटेबल और एप्रोप्रिएट। तो आज के लिए यहीं तक हम रुकते हैं दोस्तों। आप इतने की तैयारी अच्छे से करिएगा, और जैसा कि मैंने बताया है, किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो ध्यान से समझ के पढ़ेंगे सेंटेंस को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कि हमने आज एडजेक्टिव में कहीं पर पढ़ा कि भाई जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो वो कहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है ये दिस, और कहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो आप जब सेंटेंस समझ जाएंगे तो उससे आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।